स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तुल्य कानूनी दर्जा प्रदान करता है। 2. कैग के खर्च का वहन भारत के लोक लेखा के अंतर्गत किया जाता है। 3. संसद कैग द्वारा आयोजित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय प्रशासन में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तुल्य कानूनी दर्जा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। कैग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कैग के खर्च का वहन भारत की समेकित निधि के तहत किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। संसद कैग द्वारा आयोजित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय प्रशासन में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। खाड़ी सहयोग परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और इराक का एक संघ है। 2. परिषद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाड़ी सहयोग परिषद यह खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का एक संघ है। अतः कथन 1 सही नहीं है। परिषद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है। अतः कथन 2 सही है। खाड़ी के अधिकांश देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। संबंधों के 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण तेल, गैस तथा व्यापार है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IORA का दृष्टिकोण वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान उत्पन्न हुआ था। 2. भारत और चीन दोनों इस संगठन के सदस्य हैं। 3. तेहरान स्थित क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र यानी RCSTT इसकी विशेष एजेंसियों में से एक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। इसका दृष्टिकोण वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान उत्पन्न हुआ था। अतः कथन 1 सही है। वर्तमान में इसके 23 सदस्य राष्ट्र हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, रियूनियन, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इसलिए चीन सदस्य देश नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। संवाद सहयोगी चीन, मिस्र, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। विशिष्ट एजेंसी तेहरान, ईरान में स्थित क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र। अतः कथन 3 सही है। मस्कट, ओमान में स्थित मत्स्य पालन सहायता इकाई है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है। 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। 3. कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य ID के लिए एक निर्दिष्ट मूल्य लिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है ताकि अस्पतालों की बीमा कंपनियों को मदद मिल सके और आवश्यकता पड़ने पर
नागरिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच सके, अतः कथन 1 सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यान्वयन एजेंसी है, अतः कथन 2 सही है। हेल्थ आईडी निःशुल्क और स्वैच्छिक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा सभी विश्वविद्यालय मामलों पर अपने निर्णय स्वयं लेता है। 2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होगा। 3. पुंछी आयोग ने सार्वजनिक आलोचना से बचने के लिए राज्यपालों पर विवादास्पद शक्तियों का अधिक बोझ डालने के प्रति आग्रह किया एवं उन्हें वैधानिक अधिकार देने के विरुद्ध सलाह दी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से कार्य करता है। कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं सभी विश्वविद्यालयी मामलों पर अपने निर्णय स्वयं लेता है, अतः कथन 1 सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होगा, अतः कथन 2 सही है। एम पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल पर पदों और शक्तियों का बोझ नहीं होना चाहिए, जिससे कार्यालय विवादों या सार्वजनिक आलोचना का शिकार हो सकता है। इसने राज्यपाल को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने के विरुद्ध सलाह दी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। 2. 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी दल के कम से कम 1/3 सदस्यों को कानून की नज़र में वैधता प्राप्त करने के लिए विलय के पक्ष में होना चाहिए। 3. दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय हेतु उसे ऐसे सदन के अध्यक्ष या स्पीकर को भेजा जाता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने इसे बदल दिया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति या स्पीकर को भेजा जाता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में अंगों के प्रत्यारोपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1994 का मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम मानव अंगों के चिकित्सीय उपयोग की निगरानी करता है, साथ ही ऐसे अंगों की व्यावसायिक तस्करी को रोकता है। 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक नीति दृष्टिकोण अपनाते हुए अंग प्राप्तकर्ताओं के लिए राज्य विशिष्ट अधिवास शर्तों को समाप्त कर दिया। 3. केवल 50 वर्ष से कम आयु के लोग ही अंग प्रत्यारोपण के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंगों को हटाने और उसके भंडारण के लिए विभिन्न नियमों का प्रावधान करता है। यह चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन देन की रोकथाम के लिए मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी नियंत्रित करता है, अतः कथन 1 सही है। मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक नीति कदम के तहत किसी विशेष राज्य में अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए अधिवास की आवश्यकता को हटा दिया है, अतः कथन 2 सही है। अब कोई भी जरूरतमंद मरीज अपनी पसंद के किसी भी राज्य में अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकेगा और वहीं सर्जरी भी करा सकेगा। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मृत दाताओं से प्रत्यारोपण के लिए अंग प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त हुई है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।
2. संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री केवल राज्य विधानसभा का ही सदस्य हो सकता है। 3. संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को निचले सदन विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के एक सदस्य को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल पहले उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और फिर उन्हें उचित अवधि के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से 2 कानूनों टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत होती है। 2. टेलीग्राफ अधिनियम सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए बनाया गया था, जबकि आईटी अधिनियम कॉल्स के अवरोधन से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से 2 कानूनों टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत होती है, अतः कथन 1 सही है। जहां टेलीग्राफ अधिनियम कॉल्स के अवरोधन से संबंधित है, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) जो दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के साथ पठित है। ये नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी भी टेलीग्राफ या तार सेवा, इंटरनेट सहित को निलंबित करने की आदेश देने की अनुमति देते हैं। ऐसे आदेश की एक समिति द्वारा 5 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए और यह एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रह सकता। किसी अत्यावश्यक स्थिति में संघ या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, यह तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी है। यह राज्य की सबसे छोटी नदी है। यह अम्बासमुद्रम तालुक में पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है और तिरुनेलवेली तथा थूथुकुडी जिलों से होकर बहते हुए कोरकाई में मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उपरोक्त परिच्छेद में किस नदी की बात की गई है? ए थामिराबरानी, बी तापी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए थामिराबरानी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थामिराबरानी तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी है। यह राज्य की सबसे छोटी नदी है। यह अम्बासमुद्रम तालुक में पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है और तिरुनेलवेली तथा थूथुकुडी जिलों से होकर बहते हुए कोरकाई में मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार यह एक ही राज्य में बहती है। यह नदी नीलगिरी मार्टन, पतला लोरिस, लायन टेल्ड मकाक, सफेद धब्बेदार झाड़ी मेढक, आकाशगंगा मेढक, श्रीलंकाई एटलस मोथ और ग्रेट हॉर्नबिल जैसे वन्यजीवों का समर्थन करती है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अलावा यह नदी राज्य के लोगों के लिए ऐतिहासिक मूल्य भी रखती है। संगम युग साहित्य में इसका व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एक सामंजस्यपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 2. यूरो ब्लॉक के सभी सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।